जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए मध्य प्रदेश बिजली विभाग की जो भर्ती निकली थी उसका हमने एक टेस्ट रखा था ग्रुप में। उस टेस्ट का सॉल्यूशन बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसके आंसर भी दिए हैं। तो आज उनको हम क्या कर रहे हैं, सोल्व करने जा रहे हैं जो हमारा टेस्ट था। इसमें हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन भी रखे हैं, हमारा मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और हमारा टेक्निकल। तो इन सभी को मैंने इसमें क्वेश्चन में रखा है, तो उसी का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप भी मध्य प्रदेश बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम यहाँ निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। अभी तक 37 क्लास हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश बिजली विभाग के नाम से है, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भर्ती रिलेटेड सूचना के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आकृति किस प्रकार के प्रतिरोधक दर्शाता है? ये कौन सा रेजिस्टेंस है? तो दोस्तों, ये रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, ये हमारा एलडीआर होता है, जिसको बोलते हैं प्रकाश निर्भर प्रतिरोध, एलडीआर। सर, ये एलडीआर क्या होता है? एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये प्रकाश पे डिपेंड करता है, यानी जैसे इस पे लाइट आती है तो ये क्या करता है, लाइट आती है तो रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्लियर है? ये एक परिवर्तित प्रतिरोध होता है। परिवर्तित सर यानी क्या होता है? वेरिएबल, यानी लाइट बढ़ने पर रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, कम। सर्किट में रेजिस्टेंस को कट कर देता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे स्ट्रीट लाइट हुई, आपने देखा होगा, जैसे दिन का उजाला होता है ऑटोमेटिक लाइट क्या हो जाती है, बंद हो जाती है स्ट्रीट लाइट। जैसे शाम होती है, रात होती है, तो स्ट्रीट लाइट अपनी ऑन हो जाती है। तो ये उसमें क्या लगा रहता है आजकल? हमारा एलडीआर। एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, या हिंदी में बोलते हैं प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक। क्लियर है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन है, एक केबल है जिस पर 7/20 कॉपर लिखा है। तो बताइए क्या बता रहा है यह तारों से, यानी क्या बता रहा है, यानी इसमें तार कौन से होंगे? इनका क्वेश्चन है कि तारों की संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, कभी भी इस तरह से लिखा 7/20, कुछ भी 8/30, कुछ भी लिखा हो इस तरह से, ऊपर वाला जिसको हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, सभी को इतनी बात पता होगी। ऊपर वाला भाग हमेशा तारों की संख्या बताता है कि उसमें तार कितने। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा ओवर हेड लाइन जाती है, शरीर के ऊपर से जो तार जाते हैं उसमें बहुत सारे वायर को ऐसा मोड़ के बनाया जाता है। तो उसमें कितने वायर है ये कौन बताएगा? ऊपर वाला भाग। यानी तारों की संख्या कौन बताएगा? ऊपर वाला भाग, तारों की संख्या। सर, ये नीचे वाला भाग क्या बताता है? तो नीचे वाला भाग बताता है आपका कितने स्टैंडर्ड वायर गेज का, यानी वो कितना मोटा होगा या कितना उसका आकार होगा। जैसे गेज का मतलब होता है, हम जो आकार होता है उसको दो में नापते हैं हम, या तो गेज में नापते हैं या एमएम में। क्लियर है? तो ये कितने गेज का होगा या कितने एमएम का होगा, ये कौन बचाता है? नीचे वाला। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर ये पूछा तारों की संख्या, तो यहाँ तारों की संख्या कितनी है? हमारी 7 है, और गेज कितना है इसमें? 20 स्टैंडर्ड वायर गेज का ये वायर है। स्टैंडर्ड वायर गेज हमारा कितना होता है? 0 से 36 तक होता है। क्लियर है? इसको हम जिस यंत्र से नापते हैं उसका नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो इसका आंसर हमारा आ गया, तारों की संख्या कितनी होगी? 7। यदि वो गेज पूछता तो कितना आता? 20। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है EI, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिकल जो रूल है, इंडियन इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार 67 किससे संबंधित है? तो मैंने बताया था आपको 67 हमारा पृथ्वी से संबंधित है, अर्थिंग से संबंधित, अर्थ प्रोटेक्शन से संबंधित है। ऐसे स्विच की कितनी संख्या होती है जिनका उपयोग सीढ़ी लाइटिंग के लिए किया जाता है? सीढ़ी लाइटिंग आपने देखा होगा आपने कि सीढ़ी पर लाइट लगी रहती है। ठीक है, वो सीढ़ियां जो होती है उन सीढ़ियों पर क्या होती है? लाइटिंग लगी रहती है, जिसपे ऊपर आप नीचे से जाते हो तो बंद कर देते हो, ऊपर से आते हो तो चालू कर देते, नीचे जाके बंद कर देते। यानी दो तरफा स्विच लगे रहते हैं, दो तरफा ने दोनों तरफ स्विच लगे रहते हैं। एक स्विच को बोलते हैं हम टू वे स्विच। कौन सा स्विच? टू वे स्विच। इसकी पहचान होती है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ये क्या करते हैं? हम स्विच का काम होता है करंट को रोकना, करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करना। तो ये करंट को 2 रास्ते होते हैं रोकने के लिए, तो हम टू वे स्विच 2 तरफा यूज करते हैं। टू वे स्विच 2 तरफा स्विच यूज करते हैं। क्लियर है दोस्तों? आपको इसको याद रखना, सीढ़ी वायरिंग को निमी बुक के अनुसार जीने की वायरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जीने की
वायरिंग। ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के पेपर में क्वेश्चन आया था कि जीने की वायरिंग में कौन सा स्विच यूज होता है, 2 तरफा 2 वे स्विच। ये देख लीजिए कितने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। अगला, अर्थिंग उपकरण का उपयोग किससे बचने के लिए किया जाता है? तो अर्थिंग में उपकरण को बचने के लिए किसके, बिजली के झटके से, ब्रेक डाउन, लीकेज करंट। यदि अर्थिंग उपकरण का उपयोग हम किससे बचने के लिए, तो लीकेज करंट से बचने के लिए करते हैं। वही लीकेज करंट हो उससे हम क्या हो, बच जाए। निम्नलिखित में से किस गति को 3 फेस इंडक्शन मोटर की गति के बराबर गति माना जाता है? तो ये मध्य प्रदेश लाइनमैन में भी आया था, टेक्निकल हेल्पर इसरो में भी आया था। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस तरह से रिपीट होते हैं। तो हम तुल्यकालिक गति को बोलते हैं सिंक्रोनस गति। ये क्या होता है? सिंक्रोनस गति 120 इंटू एफ अपॉन पोल। ठीक है, सिंक्रोनस गति क्या होती है? एक तो होती है रोटर की गति और एक होती है सिंक्रोनस गति। जब स्टेटर में जो चुंबकीय हम करंट देते हैं तो स्टेटर, जो स्टेटर होता है हमारा, जिसमें हम आप वाइंडिंग करते हो, उस वाइंडिंग में क्या बनता है? करंट देने पे चुंबक बनता है। वो चुंबक भी क्या होने लगता है? घूमने लगता है। चुंबक भी कैसा? गोल घूमने वाला चुंबक बनता है। उस चुंबक को, घूमने वाले चुंबक को हम क्या बोलते हैं? तुल्यकालिक गति, सिंक्रोनस गति। तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है घूमने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस गति या तुल्यकालिक गति। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा 8th है। यदि किसी भी मोटर की तुल्यकालिक गति 1000 आरपीएम तो उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो बताइए पोलों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों ये देखिए कितने सारे एग्जाम में आया था, सेम क्वेश्चन को कहीं ना कहीं रिपीटेशन होता है। तो क्या होता है हमारा सिंक्रोनस गति का सूत्र? NS तुल्यकालिक गति 120/A अपॉन पोल। आपको इसी में रखना था। कितना दिया गया? 1000 आरपीएम दिया रखा था, गति कितनी? 1000, आवृत्ति कितनी दे रखी थी? 50, पोल निकालना था। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए दोस्तों? कट गई। ठीक है, 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है? 2 बार। अब 2 की टेबल में 12 कितने आते हैं? 6 बार। तो पोल की संख्या कितनी हो गई हमारी? 6। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले भी सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला है, एक मर्ज प्राइस संरक्षण के लिए उपयोगी होता है। तो मर्ज प्राइस संरक्षण क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर को यदि कहीं फॉल्ट आता, फेस टू फेस लाइन हो जाए, जब 2 फेज आपस में टकरा जाए, तो उसको जलने से 80% बचाने के लिए हम कौन सा विकसित करते हैं? मर्ज प्राइम परीक्षण करते हैं। अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर दोनों के लिए जब लाइन क्या हो जाती है फेस टू फेस, तो 80% प्रोटेक्शन देता जलने से बचाने के लिए। ये एक तरह से मर्ज प्राइस परीक्षण होता है जिसमें लाइन शिफ्ट हो जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो A और B दोनों इसमें आंसर आएगा। परिणाम मित्र को बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर में। स्लेजिंग क्या होता है? तो स्लेजिंग क्या होता है? जो हमारे ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए हम तेल भरते हैं, तो उस तेल को में यदि नमी आ जाए, जैसे नमी का मतलब यानी वो नमी यानी इस तरह से, जैसे मान लो बाहर वातावरण में क्या अभी ठंडी है तो ठंडापन आ जाए ज्यादा, ठीक है, या पानी की उसमें बूंद आ जाए, तो उसके कारण हमारा तेल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, यानी प्रॉपर वो काम नहीं करेगा और वो गाढ़ा हो जाता है, यानी कीचड़ जम जाता है उस तेल में। जो हमने ऑयल भरा वो कीचड़ का रूप लेने लग जाता, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लेजिंग। क्या बोलते हैं हम? स्लेजिंग। तो स्लेजिंग क्या होता है? इसमें तेल का ऑक्सीकरण होना, ठीक है, ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। ऑयल क्या होता है? नमी, धूल, एसिड या एसिड बन जाता है एक तरह से। क्लियर? अगला है बकलोज रिले का उपयोग सुरक्षा के लिए अधिक रेटिंग के वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर एक रिले होता है, उस रिले को बोलते हैं बकलोज रिले। ट्रांसफार्मर जो आंतरिक दोष होते हैं उससे प्रोटेक्शन देता है। ये गैस रिले होता है एक तरह से। 500 केवी के ऊपर के ट्रांसफार्मर को हम काय में यूज करते हैं? कौन सा रिले यूज करते हैं? बकलोज रिले। अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों। दोष होने पर अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित होता है। तो दोस्तों कौन सा रिले होता है? बकलोज रिले। ये एक गैस आधारित रिले होता है जो ट्रिपिंग को बताता है, ठीक है, यानी आंतरिक दोष को बताता है, यानी इंटरनल यदि कोई फॉल्ट हो रहा है ट्रांसफार्मर में तो उसी कंडीशन में ये क्या कर देता है? ट्रिप कर देता है। तो ये होता है हमारा बकलोज रिले। कितने वो केवी तक के ऊपर काम होता है? 500 केवी है, ठीक है, के काम करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अभी यदि आप नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
तो इससे आपको भी फायदा होगा और आप इसको जरूर पुश करके सॉल्व करें क्वेश्चन को, जिससे आपको भी पता चलेगा हमें कितने क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफार्मर में बकलोज रिले का कार्य क्या होता है? तो ये एक गैस आधारित रिले होता है जो क्या करता है, शॉर्ट सर्किट कर देता है, इंटरनल क्या कर देता है, ट्रिप। इसमें गैस निकलती है और गैस निकलने पे ये क्या कर देता है, ट्रिप कर देता है। क्लियर है दोस्तों ये सारी चीजें? अगला क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर का बैक ईएमएफ क्या होता है? तो बैक ईएमएफ क्या होता है हमारा? बैक ईएमएफ का सूत्र होता है हमारा फ्लक्स जेड एन पी अपॉन 60 इंटू ए। हाँ, तो ये किसके समान, किस पर निर्भर करता है, किसके समानुपाती होता है? तो ये चालक की संख्या पे होता है, जो जनरेटर घूम रहा आर्मेचर की गति पर, पोल की संख्या और समांतर पथ। तो यहाँ फ्लक्स, हाँ ये फ्लक्स के भी क्या होता है, समानुपाती। कम्यूटेटर का, कंडक्टर का किसके समानुपाती होता है? समानुपाती किस पर निर्भर करता है? फ्लक्स पे। किस पे? फ्लक्स पे निर्भर करता है दोस्तों। अगला, शून्य भार पर प्रचालित होने वाली इनमें से कौन सी मोटर की गति अधिकतम होगी? तो दोस्तों हमारा डीसी मोटर होती है, डीसी जो मोटर होती है उसको हम बिना, यानी यदि हमने जो बिना लोड दिए चालू कर दिया तो उसकी गति बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्पीड में। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि डीसी सीरीज मोटर को कभी भी हम बिना लोड के चालू नहीं करना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आया होगा। तो डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। किस प्रकार की डीसी मोटर नो लोड पे प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए? बिना लोड के कौन सी मोटर को प्रारंभ नहीं करना चाहिए? तो डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि हमने डीसी मोटर को बिना लोड के स्टार्ट कर दिया तो मोटर वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी एक समय बाद। ये मध्य प्रदेश लाइनमैन में बहुत बार क्वेश्चन आया था और कहीं ना कहीं रिपीटेशन हो ही रहा है दोस्तों। कितने वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्क का इस्तेमाल किया जाता है? ठोस अर्थिंग का उपयोग कितने वोल्टेज तक किया जाए? ठोस अर्थिंग से समझें, इसको बोलते हैं न्यूट्रल अर्थिंग। ठोस अर्थिंग को न्यूट्रल अर्थिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम जो अर्थिंग करते हैं दोस्तों याद रखना 125 वोल्ट के ऊपर ही हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। सर क्यों? क्योंकि 90 वोल्ट तक मानव का शरीर क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, ठीक है, वोल्टेज का झटका। तो हम यहाँ पर 125 के ऊपर तो अर्थिंग करते हैं, तो हमारा जो भी अर्थिंग होगा 125 यानी 10,000 केवी हो गया, 11,000 वोल्ट, 1500 इसके नीचे तो करते ही नहीं है। 220 से अधिक, 220 से अधिक नहीं, जो ठोस अर्थिंग होती है वो 660 वोल्ट से कम पे करते हैं, ठीक है। 660 वोल्ट जिसमें हमने सरिया गाड़ दिया, कोई ठोस वस्तु गाड़ दी, लोहा, एल्यूमिनियम, इन सब की, ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं, कॉपर, इन सब की ठोस वस्तु लोहे की गाड़ते हैं बहुत सारा। तो इससे कम पे हम क्या कौन सा अर्थिंग करते हैं, ठोस अर्थिंग करते हैं। किस वायरिंग स्थापना में सिस्टम अर्थिंग की जानी चाहिए? तो सिस्टम अर्थिंग हम किस में करते हैं दोस्तों, सब स्टेशन में। मैंने इन अर्थिंग को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप यूट्यूब पे फ्री क्लासेस डली हुई है। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों जरूर जाके देखिए, अर्थिंग को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। सब स्टेशन पे सिस्टम अर्थिंग की जाती है। विद्युत लेपन में किस इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? तो दोस्तों जो हम विद्युत लेपन करते हैं, जब बैटरी की जो प्रोसेस होती है, बैटरी और सेल के बना, उसमें विद्युत लेपन किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो वो क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है वो किसके, करंट के समानुपाती होता है। करंट यानी आवेश के समानुपाती, तो करंट इनटू समय के विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? तो रासायनिक तुल्यांक और हमारे करंट के मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगला, आवृत्ति किसका व्युत्क्रम होता है? तो दोस्तों मैंने कल ही ये बताया था, आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकेंड में तय की गई साइकिल। हमारा एसी करंट 1 सेकेंड में कितनी बार ऊपर हो रहा है, कितनी बार नीचे हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति का कितने, 1 सेकेंड में, तो आवृत्ति का सूत्र होता है 1/समय। तो ये किसका उल्टा होता है, समय का, ठीक है। तो समय यानी टाइम, समय स्थिरांक, समय अवधि, स्थिरांक का मतलब तो स्थिर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वे राशियां जो समय के साथ साइनसोइडल बदलती रहती है
वो केसी कहलाती है। तो दोस्तों हमारा जो एसी करंट है वो समय के साथ जो बदलती है, ये एक तो होती है हमारी सदिश राशि, ये भी ठीक है ऑप्शन। हाँ, साइनोसोडल, उन राशियों को फेजर राशि भी कहते हैं, याद रखिएगा। ज्ञान की राशि कहते हैं फेजर। यदि फेजर नहीं आता तो हम क्या लगाते हैं, सदिश राशियां। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर कैसा बताता है। तो दोस्तों यदि हमारा कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो वहां पर ओम मीटर पे जो रीडिंग होती है वो क्या बताता है, 0, क्योंकि वहां वोल्टेज क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, किसी शुद्ध धारिता सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच क्या संबंध होता है। तो दोस्तों हमारे 3 प्रकार के सर्किट होते हैं, एक रजिस्टिव सर्किट होता है, कैपेसिटर और एक इंडक्टिव। रजिस्टिव सर्किट उसको कहते हैं जहां पर बल्ब, हीटर ऐसे लोड लगे रहते हैं, उसको रजिस्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट जहां पर कुंडली यानी बना के रखी, जैसे हमारा मोटर, ट्रांसफार्मर, ये इंडक्टिव सर्किट है। जहां पर हम कैपेसिटर यूज करते हैं उनको बोलते हैं कैपेसिटर सर्किट। इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, जहां पर करंट 90 डिग्री पीछे रह जाता है, उस सबको बोलते हैं हम इंडक्टिव सर्किट। जैसे हम पंखे में हम जो फैन होता है उसमें हम कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, हम जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, कंडेंसर क्यों लगाते हैं, वहां पर करंट 90 डिग्री पीछे हो जाता है, करंट को 90 डिग्री आगे निकालने के लिए हम क्या लगते हैं, कैपेसिटर। और उसको इसी को बोलते हैं हम कैपेसिटर सर्किट या धारिता सर्किट। तो कैपेसिटर धारिता सर्किट में याद रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि हमेशा करंट कितने डिग्री निकल जाता, 90 डिग्री आगे निकल जाता, किससे, वोल्टेज से। अब हम ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, करंट से 90 डिग्री आगे, ई यानी क्या, वोल्टेज निकलेगा, नहीं, करंट से 90 डिग्री पीछे रहेगा वोल्टेज। हाँ, ये हो सकता है, किससे, करंट से 90 डिग्री पीछे रहेगा वोल्टेज। क्लियर है दोस्तों। हाँ यार, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में सप्लाई आवृत्ति 1/8 की कमी कर दी गई तो विद्युत धारा क्या होगी। तो शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट है हमारा, तो हमारा कैपेसिटिव सर्किट का फॉर्मूला होता है XC/1/2πfc। अब इसने बोला है कि इसमें आवृत्ति कितनी कर दी, हमारी 1/8 की कमी कर दी, आवृत्ति में 1/8 कमी कर दी, समझ है ना, 1/8 की कमी कर दी। अब हमारा आवृत्ति 1/8, जब भी हमारा तीसरे वाला चीजें होती है वो उठ के कहा जाएगी ऊपर, तो x से कितना हो जाएगा, 8। हाँ या ना, क्योंकि एक दूसरे को उल्टे बैठे, उल्टे का मतलब ये 1/8 है उल्टा, तो ये हो जाएगा 8। अब ये x की किस क्या है, हमारा रजिस्टेंस, इसको भी हम काय में नापते हैं, x कैपेसिटी धारिता हम काय में नापते हैं ओम में। तो हमारा रजिस्टेंस कितना है, 8 है। तो उसने पूछा करंट में कितनी कमी होगी। तो करंट क्या होता है, रजिस्टेंस का विपरीत क्या होता है, करंट। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/8 क्या हो जाएगा, करंट हमारा कम हो जाएगा। तो 1/8 गुना कम हो जाएगी। 1/8 का मतलब 8 गुना क्या हो जाएगी, कम। रजिस्टेंस 8 गुना ज्यादा था, करंट 8 गुना क्या हो जाएगा हमारा, कम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जब एक समांतर प्लेट में संधारित्र कैपेसिटर में प्लेट के बीच की वृद्धि कर दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारा दो धारिता होता है, उसका सूत्र होता है कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन्स A/D। सर धारिता क्या होती है, जब कैपेसिटर क्या होता है, जो भाग होता है जिसको हम लगाते हैं वो कैपेसिटर, उसके अंदर के गुण को बोलते हैं धारिता, जो आवेश को स्टोर करके, चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो ये होता है एप्सिलॉन्स A/D। सर एप्सिलॉन्स A बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर इसको एप्सिलॉन्स को बोलते हैं पराविद्युत कुचालकता। A का मतलब क्या होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना रखना है, उसकी लंबाई चौड़ाई। और D क्या होता है, दूरी। तो प्लेटों की दूरी आपको कितनी रखनी है, ये सब बताता है हमको कि हमारा धारिता उसमें चार्ज स्टोर कितने होंगे। तो उसने बोला कैपेसिटर प्लेट का क्षेत्रफल। तो दोस्तों हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डीसी वोल्टेज स्रोत में संयोजित शुद्ध प्रेरक स्थिर अवस्था में कैसा व्यवहार करता है। तो पहले प्रेरक क्या होता है, इस जो हम कुंडली होती है, ठीक है, हम जब जो तार को कुंडली के रूप में बदलते हैं तो वो कहलाता है प्रेरक या इंडक्टर। अब ये क्या होता है, करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, तो इसको बोलते हैं प्रेरणीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हाँ या ना। अब ये जिसके अंदर गुण है उसको 1 से L से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है 2πfL।
हाँ या ना। अब डीसी में कैसे व्यवहार, डीसी करंट में कोई आवृत्ति नहीं होती है ना, कोई साइकिल नहीं चलती, तो डीसी की आवृत्ति कितनी हो जाती है, 0। यदि 0 में किसी का गुणा करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सएल क्या हो जाएगा, 0। एक्सएल यानी प्रेरणीय प्रतिघात, यानी इसका प्रेरणीय प्रतिघात यानी एक तरह से प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। ये भी क्या, रेजिस्टेंस यदि 0 होता है तो करंट क्या हो जाता है, अनंत। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, करंट क्या हो जाएगा, अनंत। अब समझना, करंट अनंत हो गया तो याद रखिएगा, जब भी हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, जब वायर आपस में टच हो जाते हैं तो वहां करंट अनंत हो जाता है और रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। तो डीसी सर्किट में वो किसकी तरह बात करेगा, ओपन शॉर्ट सर्किट, किसकी तरह, लघु परिपथ, यानी शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। अगला, इंडक्टर की एसआई यूनिट क्या होती है। इंडक्टर क्या होता है, करंट में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करता है, ऐसा जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम प्रेरक तत्व, जिसको बोलते हैं हम हेनरी। इसमें से किसका इकाई मात्रक ओम नहीं है, ओम नहीं है। प्रतिरोध को हम ओम में नापते हैं। करंट के मान में रुकावट पैदा करने वाला या मार्ग में रोकने वाला रेजिस्टेंस के प्रेरित प्रतिघात। करंट में होने वाले परिवर्तन, करंट में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करता है उसको हम प्रेरित प्रतिघात एक्सएल कहते हैं। वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन का जो विरोध करता है उसको धारिता प्रतिघात कहते हैं। इसको भी हम ओम में प्रदर्शित करते हैं, इसको भी ओम में। इंपीडेंस, ये तीनों के कारण यदि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी हो, कुंडली भी हो, समझना, रेजिस्टेंस भी हो, कैपेसिटर भी हो, कुंडली भी हो, इन तीनों के कारण यदि विरोध हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंपीडेंस प्रतिघात। इसको हम काय दर्शाते, ओम में। कुंडली को हम काय में, प्रेरक को काय में दर्शाते, एल यानी हेनरी में। ये सभी को याद रखना, ये तीनों काय में चारों काय में दर्शाते ओम में। क्लियर है दोस्तों। इसका आंसर डी आएगा, पांचवा आएगा ना। किसी कैपेसिटर में Q और V और C के बीच क्या संबंध होता है, तो हमारा धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। उसमें कितने चार्ज स्टोर करे हैं वोल्टेज देने पे, तो हमारा आंसर पहला आएगा इसका। अगला, एक भूमिगत केबल में दोष खोजने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं, तो मुर्रे लूप परीक्षण करते हैं। मैंने बताया था दोस्तों कि जो हम यदि जमीन में यदि कोई दोष आ रहा है अंडरग्राउंड केबल में, वहां पर मुर्रे लूप टेस्ट करते हैं। अंडरग्राउंड टेस्ट कौन कौन सा होता है, शॉर्ट सर्किट होता है हमारा, और कौन सा होता है, ओपन सर्किट हो सकता है, और अर्थ फॉल्ट होता है। ये 3 प्रकार के फॉल्ट होते हैं अंडरग्राउंड में। अगला, हमारा कंप्यूटर से क्वेश्चन रिलेटेड आ चुके हैं। कंप्यूटर में सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी का यूज करते हैं, और वी यदि कंट्रोल वी का यूज कर रहे हैं तो हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट करना है कंट्रोल वी। कंट्रोल एस का हम किसका यूज करते हैं, सेव का, एस का, सेव करने के लिए। ठीक है। अगला, इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हम ब्राउजर, जैसे आप भी गूगल सर्च कर रहे हो, ये ब्राउजर है, मोजिला होता है, ये क्रोम बुक होता है, क्रोम, आप गूगल क्रोम यूज करते हैं, ये सब ब्राउजर है। यदि मान लो कुछ सर्च करना, आप जाओगे जैसे गूगल पे सर्च कर रहे हो कि हमको तो ये हमको चाहिए मध्य प्रदेश लाइनमैन का फॉर्म कब से डेट है, तो ये ब्राउजर है दोस्तों। क्लियर है। अगला, एमएस वर्ड एक तरह से क्या सॉफ्टवेयर है, तो ये एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एक एप्लीकेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की गति काय में नापी जाती है, कंप्यूटर की गति दोस्तों मेगा हर्ट्ज में नापी जाती है। हाँ, मेगा हर्ट्ज में। इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन है, एचबी पेंसिल का उपयोग करते हैं, तो आपकी जो पेंसिल होती है वो एचबी, वो गहरे रंग की डार्क लाइन जब खींचते हो उसमें जो पेंसिल यूज करते हो वो एचबी यूज करते हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2H और H पेंसिल का प्रयोग, तो दोस्तों हल्की लाइन और डायमेंशन लाइन खींचने के लिए, जैसे कहीं पर डायमेंशन देना है ना आपको, जी ये 3D है, जैसे ये डायमेंशन बाहर की 3D शेप देने के लिए, तो उसके लिए हम कौन सा H पेंसिल का यूज करते हैं, और हल्की लाइन के लिए हम 2H का यूज करते हैं। ठीक है, ये पेंसिल के आकार आते हैं H, 2H, ये सारी चीजें। एक सीरीज है
ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक सीरीज है जो 5, 10, 20, 40 चल रहा है। तो ये 2 गुना हो रहा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना क्या होगा 80। यदि एक तार की लंबाई 450 मीटर है, उसे 25 मीटर के टुकड़ों में काट दिया तो कुल कितने टुकड़े होंगे? तो हमारा 450 मीटर है, इसको 25 टुकड़े में काट देते हैं। तो हम इसको देखते हैं, 5 पच्चम 25, 5 नम 45, 90, ठीक है, 90/5, 5 से काटा तो 18 पंजे 90, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे 18। तो कुल कितने टुकड़े मिलेंगे दोस्तों 18। ये गणित का क्वेश्चन था। एक किसी वस्तु की कीमत 240, उस पर 10% छूट दी जाती है, तो वो कीमत क्या होगी? तो छूट का मतलब होता हो उस पर हम रिलैक्सेशन देते हैं ना कि भाई इतने % छूट है। यानी मैंने बोला कि 10 रुपए का पेन है, ठीक है, या 100 रुपए का पेन है, तो उस पर 10% छूट है, यानी 10 रुपए की छूट है, तो आपको कितने में पड़ा 90 रुपए में, पर उसका 10% कितना होता 10 रुपए। तो बस यही करना है आपको। छूट का मतलब उस उतने % में, हम हमेशा कितने % ये बात करते हैं 100। यदि 10 छूट दे रहा है तो कितना हो गया इसका 90, कितना हो गया 90%। तो हम देखते हैं 240 क्या कितने % छूट दे रहा है 10%। सर ठीक है, इसको हमने गणना करा तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई कट गई, 24 का 24। यदि 240 रुपए था, उसमें से कितनी छूट दे दी इसने 24 रुपए, तो कितना हो गया 216 रुपए। माइनस ही करना, 216 रुपए में वो व्यक्ति वस्तु हमको पड़ जाएगी। और छूट कितने रुपए की थी 24 रुपए की। एक पेन की कीमत 15 रुपए है, तो 4 पेन की कीमत कितनी होगी? तो 4 पेन की कीमत होगी हमारी 60 रुपए। बेसिक क्वेश्चन अभी मैंने डाले गए, अगले टेस्ट में आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा मैथ्स और रीजनिंग इनका। रैम मेमोरी है, यानी जो रैम होता है वो हमारी क्या होती है मेमोरी, ठीक है। हमारे मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड होता है एक तरह से रैम होती है, या हम बोलते हैं कि इसमें रैम और रोम कितनी होती है हमारा मोबाइल की। वैसे दिल है, दिल में क्या काम होता है ब्लड को पंप करना, ब्लड को धक्का देने का काम कौन करता है हमारा दिल करता है। तो इसका ये आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारा टेस्ट का सॉल्यूशन था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। हमारा नंबर भी आपको PDF प्राप्त करने के लास्ट क्लासेस के नंबर चल रहे थे, तो आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।